हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में हमारा पर्यावरण का अध्याय 4 वायु में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में ये बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार हम शुरुआत करते हैं। भूगोल पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 है वायु और इसका यहाँ पर क्रियाकलाप 1 दिया है और इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि यदि वायु न होती तो क्या होता। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के द्वारा मानव का जीवन व पौधों का अस्तित्व है। वायु न होने पर पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, आगे यहाँ एक चित्र दिया है। इसमें सभी मंडल दिखाए गए हैं। 5 मंडल है यहाँ पर। ये बाह्य मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, अक्षोभ मंडल। और यहाँ पर लिखा है कि वायुमंडल ने हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है। पृथ्वी की सतह से यह करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है तथा आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी पर स्थल तथा जल लगातार नहीं है, लेकिन वायुमंडल पृथ्वी के संपूर्ण स्थल और जल मंडल को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है और उसके बाद ऑक्सीजन गैस है दूसरे नंबर पर बच्चों, वो 21% गैस होती है। 21% ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों में से हमारे लिए कौन सी महत्वपूर्ण है और क्यों। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों में ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी सजीवों के लिए यह प्राणवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती तो क्या होता। तो हम इसमें लिखेंगे कि यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती तो पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती और सब कुछ जल जाता। ये ओजोन परत ही है वायुमंडल में जो पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने नहीं देती है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिखाया गया चित्र बैरोमीटर है। यहाँ देखिए ये चित्र जो है ये किस काम आता है। ये बैरोमीटर है। यह यंत्र वायु का दाब मापने के काम आता है जिसमें पानी, हवा या पारा का प्रयोग होता है। इसके अंदर पानी, हवा या पारे का प्रयोग किया जाता है और ये जो यंत्र होता है ये वायु दाब मापी यंत्र भी कहते हैं इसे, यानी कि वायु को मापने के काम आता है, वायु का दाब मापने के काम आता है। आगे की वायु दाब की इकाई बताओ। तो वायु दाब की इकाई जो है वो मिलीबार है। अब नेक्स्ट में यहाँ है प्रयोग दिया गया है एक कि हवा का दबाव हमेशा नीचे की ओर नहीं होता, यह ऊपर तथा चारों ओर होता है। इसको समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक खाली गिलास लो और उसमें इतना पानी भरो कि पानी बाहर छलकने लगे। यहाँ पर देखिए इसने एक गिलास खाली पानी का जो एक खाली गिलास लिया था और उसको पानी से भर दिया पूरा ऊपर तक कि उसमें पानी छलकने लगे, इतना पानी उसने लिया था। फिर एक मोटा कागज़ लो और इस पानी से भरे गिलास को ढक दो। अपना एक हाथ इस ढके हाथ से पर रखते हुए गिलास को पलट दो और धीरे से अपना हाथ हटा दो। देखो क्या होता है। तो देखो इसने यही किया है, गिलास लिया, उसमें पानी डाला उसने, उसके ऊपर एक मोटा गत्ता, ये देखिए नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये एक मोटा गत्ता जो है इसने लिया, यहाँ पर देखिए ये रहा, और इसके ऊपर ढक दिया और फिर वापस इसने क्या किया, उस गिलास को पलट दिया और अपना हाथ जो है ये हटा लिया।
तो अब क्या हुआ कि क्या गिलास का पानी नीचे गिरता है? नहीं, ऐसा करने से पानी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायु दाब के कारण होता है। अब आगे यहाँ है क्रियाकलाप 2 और इसमें कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के निकट पाई जाती है? तो वो है अक्षोभ मंडल। जैसे अब यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाया था तो इसमें बताया भी था, ये रही अक्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है अक्षोभ मंडल है, 16 किलोमीटर तक जो है ये इसको दर्शाया गया है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षोभ मंडल में किस तरह की घटनाएं होती हैं? अक्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे धुंध, ओस, वर्षा और तड़ित गर्जन इत्यादि, ये सब होता है इसमें। अब आगे है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें कौन सी गैस बचाती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से ओजोन यानी O3 गैस बचाती है। ओजोन को O3 भी बोलते हैं। आगे है समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहते हैं? तो इसमें आएगा क्योंकि इस मंडल में तापमान लगभग समान रहता है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यह है क्योंकि इस मंडल में तापमान लगभग समान रहता है, यानी समताप, यानी समान ताप जहाँ रहे वो होता है समताप मंडल। ठीक, जिस मंडल में तापमान सम रहे। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है, क्यों? तो हम लिखेंगे कि हमारे लिए अक्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि यह पृथ्वी के पास वाला मंडल है। इसमें अन्य गैसों के साथ जलवाष्प तथा धूलकण भी मिलते हैं। धूलकणों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से बादल बनते हैं तथा जलवाष्प पृथ्वी को अधिक गर्म तथा ठंडा होने से बचाते हैं। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्रियाकलाप 3, इसमें है कि चित्र में क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो चित्र नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। ये देखिए, है ना, ये चिमनी से निकलने वाला धुआं है, यहाँ पर ये अग्नि से निकलने वाला धुआं है, और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ये बाइक है और इस बाइक से भी निकलने वाला धुआं है यहाँ पर, है ना। तो हम इसमें लिखेंगे कि चित्र में वायु प्रदूषण दिखाया गया है। पहला है चिमनी से निकला धुआं, जैसे अब आप ऊपर देख ही रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये रहा, ये चिमनी से निकलने वाला धुआं है। दूसरा है मोटरसाइकिल से निकलने वाला धुआं, ये देखिए ये जो धुआं है मोटरसाइकिल से निकल रहा है। फिर है ईंधन के जलने से निकला धुआं, ये ईंधन जल रहा है और यहाँ पर ये ईंधन के जलने से धुआं निकल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रकार की गतिविधियों से हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार की गतिविधियों से हमारे वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, अपने साथियों से चर्चा कर सूची बनाओ। तो इसमें है कि वैश्विक तापमान से तूफान, बाढ़, लू में वृद्धि हो सकती है। बढ़ते तापमान से जीव जंतु और पौधे प्रभावित हो सकते हैं। इससे जल एवं खाद्य संसाधन पर दबाव पड़ता है। यहाँ पर इसमें लिखा नहीं है, इसमें है कि इससे जल एवं खाद्य संसाधन पर दबाव बढ़ता है। यहाँ पर अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वर्षा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। यंत्र का चित्र बनाकर नाम लिखो। तो इसमें है कि वर्षा की मात्रा को वर्षा मापी यंत्र से नापा जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये वर्षा मापी यंत्र बनाया गया है। ये यहाँ पर एक ओवरफ्लो सिलेंडर दिखाया गया, लिया गया है। इसके अंदर ही ये मेजरिंग डिवाइस है, इससे पता चलता है कि पानी कितने mm ऊपर है। इस तरह से ये जो डिवाइस बनाया गया है ये वर्षा मापी यंत्र जो है इसको बोलते हैं। आगे है क्रियाकलाप 4 और इसमें है कि अपने साथियों से चर्चा करके लिखो कि वायु गर्म कैसे होती है। तो हम लिखेंगे इसमें कि सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है।
तो इसमें वायुमंडल भी गर्म होता है। तो वायुमंडल गर्म होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें जो वायु है, वायु वो तो गर्म होगी है ना, वायुमंडल में तो चारों ओर वायु ही वायु है, तो वायु जो है वो गर्म हो जाती है। आगे कि जिस उपकरण से हम वायु के तापमान का मापन करते हैं उसका नाम लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कि वायुमंडलीय तापमापी से वायु का तापमान मापा जाता है, यानी वायुमंडल का वायु का जो तापमान है उसका मापन जो करता है वायुमंडलीय तापमापी उसे कहते हैं। नेक्स्ट में है कि आओ एक गतिविधि करें, एक साधारण तापमापी लाकर नीचे दी गई तालिका को पूरा करें कि कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर धूप में यानी कि तापमान कितना है, अपने साथियों को भी जोड़े। तो हमने पहले दिन देखा तापमान, पहले दिन का तापमान हमने दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक का लिया था, तो कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और बाहर जब हमने तापमान मापा तो 40 डिग्री सेल्सियस था। दूसरे दिन क्या किया हमने, सुबह का तापमान लिया हमने सुबह 8 बजे से 9 बजे तक का, तो उसमें कमरे का जो तापमान था वो 20 डिग्री सेल्सियस पाया गया और बाहर का जो तापमान था वो 25 डिग्री सेल्सियस पाया गया। अब यह कि बताओ अधिकतम तापमान किस समय है और क्यों है। तो अधिकतम तापमान जो है दोपहर के समय है ना। यहाँ पर देखिए दोबारा, ये देखिए जो ये दोपहर का तापमान है वो, तो दोपहर में तापमान अधिकतम होता है क्योंकि सूर्य चंद्र पर होता है अपने, तो यहाँ पर कमरे का तापमान भी ज़्यादा मिला और बाहर का तापमान तो उससे भी ज़्यादा मिला। आगे है 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सी पर पानी बर्फ़ बनने लगता है और 100 डिग्री सी पर पानी उबलने लगता है। सोचो तुम जहाँ रहते हो वहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस यानी हो जाए, तो क्या होगा, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट में है 6 क्वेश्चन कि शिक्षक से चर्चा कर भारत के उन स्थानों का नाम लिखो जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो वो स्थान है जैसे लेह, द्रास, करगिल, कुफरी, शिमला, मनाली, लद्दाख आदि। तुम जहाँ रहते हो वहाँ का सर्दी में न्यूनतम तापमान कितना होता है पता करके लिखो। तो हम हरियाणा में रहते हैं और यहाँ का तापमान जो है वो 7 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, मतलब कि मोस्टली न्यूनतम जो तापमान है वो यहाँ पर पाया जाता है। अब इसी तरह आगे क्रियाकलाप जो है वो 6 है, ये 5 हैं क्रियाकलाप। वायु और पवन में क्या अंतर है। गतिशील वायु ही पवन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा कौन सी पवनों से होती है। भारत में वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। अब इस क्रियाकलाप में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनों को लू कहते हैं। लू जनजीवन पर क्या प्रभाव डालती है चर्चा करके लिखो। तो हम इसमें लिखेंगे कि लू में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, पानी की समस्या बढ़ जाती है, फसलें सूख जाती है, तापमान बढ़ने से घर के बाहर निकलना, घर से बाहर यहाँ पर से आएगा, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप 6 है यहाँ पर कि आओ वर्षा के विभिन्न प्रकारों के चित्र बनाएं। तो यहाँ पर देखिए वर्षा के प्रकार बताए। वर्षा के 3 प्रकार हैं, ये पर्वतीय वर्षा है, चक्रवातीय वर्षा है और यहाँ पर देखिए नीचे संवहनीय वर्षा जो है वो है। तो अब हम एक बार इसके चित्र देखते हैं। आपको यहाँ पर वो चित्र बनाने हैं, पर्वतीय वर्षा में जो है यहाँ पर वो चित्र बनाने हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से चित्र बनाएंगे। यहाँ पर देखिए अब जो चित्र आपको बनाने हैं, सबसे पहला है ये चक्रवाती वर्षा का चित्र है जो आपको अपने कॉपी में बनाना है, बुक में। अब उसके बाद ये है पर्वतीय वर्षा का और यहाँ पर है ये सामान्य वर्षा। यहाँ पर ये सामान्य वर्षा का चित्र दिया गया है। ये वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में आर्द्रता को किस उपकरण से मापते हैं। वायु में आर्द्रता को हाइग्रोमीटर या
आर्द्रता मापी से मापते हैं। इसे आर्द्रता मापी भी बोलते हैं, हाइग्रोमीटर। अपने अध्यापक से आर्द्रता मापने का उपकरण लेकर आओ और पता करो इस समय वातावरण की आर्द्रता कितनी है। तो जब हमने इसे मापा तो आर्द्रता थी 45% यानी 45%। वर्षा के दिनों में ये उपकरण कितनी आर्द्रता बताता है उसे पता करके लिखो। तो आजकल बरसात का ही मौसम है और जब हमने मापा तो ये पाया 70%। आगे है वर्षा क्यों ज़रूरी है। अपने साथियों से चर्चा कर सूची बनाओ। वर्षा जल चक्र व ऋतु चक्र का आवश्यक हिस्सा है। यह पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरती को ताज़ा जल प्राप्त होता है। ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।